तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल एंड ओपन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ठीक है। देखो आजकल सबको पता है कि जितनी भी फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट वर्ल्ड वाइड जितनी भी कैपिटल मार्केट हैं, कैपिटल मार्केट या फिर जिनको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं, वो सारी की सारी आपस में लिंक है। क्या आपस में सारी की सारी लिंक्ड है। एक सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। और जितने भी इन्वेस्टर्स जो हैं किसी भी देश में हैं, इन्वेस्टर्स चाहे वो हाउस होल्ड हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो कॉरपोरेशंस हैं, कंपनी वगैरह हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट रिटर्न कमाना चाहते हैं। ये लोग ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं हाईएस्ट रिटर्न के लिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमा सकें पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में ये सर्च करते रहते हैं कि हमें जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिल सकता है। इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं लोग। पैसे कमाने के लिए मिल जाए, हमें हाईएस्ट रिटर्न मिल जाए, और क्या चाहिए। ठीक है। इसके लिए ये लोग, यानी कि ये लोग जो है फुल्ली एडजस्टेड है टू द रिस्क, यानी कि रिस्क उठाने के लिए तैयार है। बस इनको क्या चाहिए, हाईएस्ट रिटर्न चाहिए। तो जहाँ पर भी इन इन्वेस्टर्स को दिखता है कि हम हाईएस्ट रिटर्न कमा रहे हैं वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी, तो ये लोग वहीं पर ही पहुँच जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। अब ये जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है ये इसी बारे में है, वर्ल्ड वाइड जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेकर चलती है। इन्होंने, ये दो लोग हैं, एक का नाम है रॉबर्ट मुंडल। कौन कौन है? एक का नाम है रॉबर्ट मुंडल और दूसरे कौन थे, उनकी डेथ हो चुकी है अभी, लेट मार्कस फ्लेमिंग। इन दोनों ने मिलकर जो है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल बनाया। और मुंडल फ्लेमिंग मॉडल बनाया वो किस बारे में बनाया उन्होंने इसी बारे में बनाया कि जो भी लोग हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है अपनी जो है सर्च करते रहते हैं हाईएस्ट रिटर्न करने के लिए। और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड जो इंटरेस्ट रेट हैं किसी एक देश के, वर्ल्ड वाइड वो पूरे सेम होते हैं। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है, ये इन लोगों ने अपने मॉडल के अंदर बताया। ठीक। ये बताने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए इन्होंने। वो अजम्पशंस क्या क्या ली हुई हैं मुंडल फ्लेमिंग की एजम्पशंस क्या क्या है? पहली बात ये कहते हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक स्मॉल इकोनॉमी है, स्मॉल ओपन इकोनॉमी है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो टैक्स रेट है वर्ल्ड वाइड एवरीवेयर सेम है, टैक्स रेट आर द सेम एवरीवेयर, वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओ सेम मिलेंगे टैक्स रेट। और तीसरा, कोई भी पॉलिटिकल रिस्क नहीं है, नो पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? पॉलिटिकल रिस्क जो होता है वो होता है कि भाई मान लो पहले किसी देश में कोई गवर्नमेंट चल रही है, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ है और है, और नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है। उन्होंने कानून में चेंज कर दिया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई हमारे देश की एसेट्स नहीं बिकेंगी। उन्होंने गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लगा दी, वो रोक लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ठीक है। तो ऐसा कोई खतरा इनको नहीं है। तो तीन एजम्पशंस हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के। एक स्मॉल इकोनॉमी है, दूसरा टैक्स रेट्स हर जगह सेम है, और कोई भी पॉलिटिकल रिस्क नहीं है, एसेट्स को खरीदने बेचने में कोई भी परेशानी वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी नहीं होने वाली। ठीक है। ये एक और एक इन्होंने जितने भी अपनी बातें बोली हैं, जितने भी फैक्ट रखे हैं, ये सारे फैक्ट रखते हुए इन्होंने एक बात हमेशा बोली है कि जो कैपिटल है वो परफेक्ट मोबिलिटी के साथ है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है। तो जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
और ये क्या बात आएगी कि जो कैपिटल है वो परफेक्ट मोबाइल है, यानी कैपिटल जो है कभी भी इधर से उधर आ जा सकती है। यानी कि अगर किसी को जैसे मान लो किसी देश ने यूएसए है, मान लो यूएसए के अंदर, मान लो सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूएसए के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चल रहा था मान लो 10%। यहाँ पे इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। तो कैपिटल परफेक्ट मोबाइल है, मोबाइल मतलब एक जगह दूसरी जगह जा सकती है। तो जितने भी यूएसए के इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, पहुँच के इंडिया में पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको जो है 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो अपने मॉडल में बात की, इन्होंने क्या मॉडल में बात की, इन्होंने कहा कि किसी एक देश का रिटर्न जो है वो हमेशा दूसरे देश के रिटर्न के बराबर होगा। तो सिंपल सा आता है, जब अमेरिका देखेगा कि भाई मेरे इन्वेस्टर भाग के इंडिया जा रहे हैं, तो वो अपने उसको बढ़ा लेगा और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12% कर देगा। सिंपल सी तो बात है। तो भाई तुम वहाँ पर जाके कमाओगे, इससे अच्छा अपने देश में कमाओ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एजम्पशन है इस वाले इसमें मॉडल में, कि रेट ऑफ रिटर्न एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ बराबर ही रहता है। ठीक है, कुछ भी कंडीशन होंगी वापस वहीं पहुंच जाएगा। मान लो सपोज करो अभी किसी देश ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कर दिया, तो ये दो महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं इस मॉडल की। एक, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल परफेक्ट है, दूसरा जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है वर्ल्ड वाइड सबके सेम है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के ISLM कर्व के साथ। ठीक है, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल विद ISLM कर्व। अब देखो IS की इक्वेशन क्या होती है, पढ़ रखा है आपने, CY माइनस टी प्लस आई, ये हमारा RF के हिसाब से होता है, प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और LM की इक्वेशन होती है M/P। ठीक है, तो IS इक्वेशन में हमारे ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो G और T है, ये हमारे फिजिकल पॉलिसी के पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, और ये जो M है ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई फिक्स करती है, जो हमारे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल मनी सप्लाई, ऑफिस को P से डिवाइड करके हम लोग रियल मनी सप्लाई निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और P प्राइस है, पता ही है हम लोगों को। I हमारा इंटरेस्ट रेट है, NX हमें पता है नेट एक्सपोर्ट है, ये हमारे क्या होता था, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके होता था। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को पता ही है। चलो अब इसको बढ़ते हैं मंडल के साथ, थोड़ा सा डिटेल ले लें। IS हमारी जो होती है वो गुड्स मार्केट होती है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है, ये हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। और LM हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। और जहाँ पर ये दोनों टच होते हैं, ये हमारा IS कर्व होता है, ये हमारा LM कर्व होता है, और जहाँ पर ये टच होता है ये हमारा क्या होता है, रेट होता है। ये हमारा रेट, ये रेट इक्वल टू इंटरनेशनल रेट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है हमारा, वो कुछ दो बातों पे डिपेंड करता है। एक जो बेसिकली जो एजम्पशन है मुंडल फ्लेमिंग की, कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि रियल वर्ल्ड में असल में होती नहीं है। जैसे कि ये इन्होंने कहा कि टैक्स हर जगह सेम होते हैं, तो टैक्स का हर जगह सेम होता है नहीं, टैक्स डिफरेंस होता है हर जगह। हर जगह जो टैक्स डिफरेंस होता है, टैक्स डिफरेंसेस अमंग कंट्रीज, हर जगह जो क्या होता है अलग होता है। और जो दूसरा है एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और एक्सचेंज रेट की वजह से जो है इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी को अगर रिटर्न उसमें डॉलर्स में आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये
फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, या तो फिक्स होते हैं, फिक्स रेट सिस्टम चलता है हमारा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, या फिर ये होते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो ये जो बेसिकली ये जो मॉडल है, असल में ये मॉडल करता है क्या, ये मॉडल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ऐसे होनी चाहिए कि जैसे ये देखो मैं एक बनाऊँ, ये मेरा IS कर्व है, ये मेरा LM कर्व है, और ये मेरा रेट इक्वल टू इंटरनेशनल रेट है। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी लाइन होती है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा, यहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू जीरो होता है। ये IS है, ये LM है, और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी ये जो है मुंडल फ्लेमिंग मॉडल हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में पढ़ने जा रहे हैं कि भाई मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ऑफ द स्मॉल इकोनॉमी विद अ फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो उसमें और इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं, इन दोनों ही चीज़ों के अंदर हम लोग पढ़ने जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इन दोनों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल स्मॉल ओपन इकोनॉमी का विद फिक्स एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज, और उस पर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन डील करता है, जैसे मैंने बता रखा मॉनेटरी पॉलिसी क्लास में, ये सेंट्रल बैंक जो होता है ऑफ कंट्री करता है। जैसे कि इंडिया में सेंट्रल बैंक RBI है, तो कौन करता है सारी मॉनेटरी पॉलिसी को डील, RBI करता है इंडिया के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का वो सेंट्रल बैंक है, और यही सारी की सारी जो है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में लेकर आता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक होता है मुंडल फ्रेमिंग के हिसाब से, सेंट्रल बैंक जो होता है वो कोई भी जो है इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लगा सकते। यानी कि RBI जो है वो जो है कैन नॉट परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी की सप्लाई कम या ज़्यादा वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कुछ भी चेंज करते हैं, अगर कोई भी चेंज होता है मॉनेटरी पॉलिसी से, एनी चेंज, चाहे वो उसका एक्सपेंशन का प्लान हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन का प्लान हो, ठीक है, कोई भी चेंज, चाहे वो एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन प्लान हो, कोई भी चेंज हो, उससे जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कैपिटल फ्लोज पे बहुत ज़्यादा इन्फिनिट कैपिटल फ्लोज जो होगा, जो फर्क पड़ेगा, इन्फिनिट कैपिटल फ्लो चेंज हो जाएंगे, चाहे वो इनफ्लो हो, वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो। यानी अगर जो उन्होंने थोड़ा सा भी चेंज किया, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन प्लान किया, तो कैपिटल फ्लो में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे चेंज है आओ देखते हैं इसको आगे। अच्छा एक बात और, ये कैपिटल फ्लो पे तो चेंज आएगा ही, चाहे वो इनफ्लो और आउटफ्लो, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी तो फर्क डाल देगा। ठीक है, तो चेंजेस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई जो है अगर एक देश का इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड वाइड फॉरेन के बराबर है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी जो है इक्वल टू जीरो चल रही है, ना तो उसमें सरप्लस है ना उसमें डेफिसिट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंज आ जाएंगे कैसे, या तो सरप्लस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या फिर डेफिसिट हो जाएगा। दो कंडीशन हो सकती हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में, और या फिर पैसा कम हो गया हमारे पास, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंटरनेशनल जो हमारा जो चल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन जो है खतरनाक हो जाती हैं।
चलो एक ना एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमारा जो बैंक है आरबीआई, आरबीआई क्या करता है कि टाइट कर देता है, टाइट कर देता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर देता है। ठीक है, टाइट कर देता है यानी क्या करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेंज कर देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, रेंज कर देता है। अब रेंज करने से होगा क्या, जितने भी बाहर देश में लोग होंगे, ठीक है, जितने भी बाहर देश में लोग होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे इस बात से, क्योंकि भाई ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फॉरेनर्स जो है अट्रैक्ट करेंगे। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया इंडिया के अंदर, चलो वहाँ पे चल के जो है पैसे लगाते हैं। ठीक, अब इससे क्या होगा, इंडिया में जो है फंड्स का इन्फ्लो हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त फंड्स इन्फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरनर्स जो है अपना जो भी इन्वेस्टेबल फंड्स है वो सारा का सारा उठा के कहाँ पे ले आएंगे, इंडिया के लिए अंदर ले आएंगे। अब इससे क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी जो होगी इंडिया की उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी जो होगी उसकी जो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी विल राइज। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि लोगों का पैसा फंड्स इनफ्लो ज़्यादा हो गया, इनफ्लो जो है वो बढ़ गया है। अब लोगों के पास जो है सरप्लस की सिचुएशन आ गई है, सरप्लस की सिचुएशन आ गई है, तो लोग बाग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की बजाय इंपोर्ट को बढ़ावा देंगे, यानी डिस्करेज कर देंगे एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट का डिस्करेज हो जाएगा और इंपोर्ट का एनकरेज हो जाएगा, इंपोर्ट जो है बढ़ जाएगा, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, खरीदना शुरू कर देंगे। और इससे इसका क्या होगा, इससे जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स मतलब बुरा प्रभाव, एडवर्स मतलब क्या होता है, बुरा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग इंपोर्ट करना शुरू करेंगे और जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो हमारी बाहर जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये बाहर जानी शुरू करेगी तो क्या होगा, जब ये बाहर जाने शुरू करेगी तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक भैया अब फिर ये वापस आरबीआई पे पहुंच जाएगी बात। आरबीआई वाले क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब आरबीआई वाले, आरबीआई जो है अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कब तक कम होता रहेगा, जब तक कि ये फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर नहीं हो जाता, और जब आर इक्वल टू आर एफ हो जाएगा फिर से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल की पोजीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देश में ज़्यादा पैसा आना भी खतरनाक होता है। क्या होता है, उससे सरप्लस होने पे लोगों का इंटरेस्ट जो है इंपोर्ट पे बढ़ जाता है और वो इंपोर्ट करना शुरू कर देने लगाता है, जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होना शुरू हो जाता है, और फिर आरबीआई को फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब तक कम करते हैं जब तक कि अपना डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉरनर इंटरेस्ट रेट के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, आ रही बात समझ। तो ये ऑटोमेटिकली है, जो मंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो यही बताता है कि कोई भी देश जो है वर्ल्ड वाइड के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे टक्कर नहीं ले सकते, कोई भी जो अपनी मर्जी से उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। चलो अब देखते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। तो क्या कर रहे हैं, ये हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं ISLM कर्व के साथ, कि भाई मान लो सपोज करो अगर मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये हमारा LM कर्व है, ये हमारा IS कर्व है। ठीक है, ये हमारा IS कर्व है, LM कर्व है, यहाँ पे टच करें हमारे इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारा डोमेस्टिक रेट है जो कि इंटरनेशनल रेट के बराबर चल रहा है। आ रही बात समझ में इतनी। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल टू 0 है, ना तो ये डेफिसिट में है ना ये सरप्लस में है, ये इक्विलिब्रियम में है इस समय, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, इन्होंने मॉनेटरी मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, एक्सपेंशन कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी में, तो पैसा आ गया मार्केट में। ठीक है, पैसा आ गया तो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है,
तो ये मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन कर दिया, पैसा दिया मार्केट में। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिर गया, ठीक है। और उसकी वजह से जो है बीओपी जो था वो हमारा काफ़ी नीचे, यानी कि डेफिसिट में, यानी कि नेगेटिव में पहुँच गया, ठीक है। ये हमारी डेफिसिट की आ गई। और हमारी जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी जो है, एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जो है डिटर्मिनेशन देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज का किस तरीके से होता है, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। ये हमारा जो बी है ये हमने बनाया है कि ये डिमांड और ये सप्लाई है, ये हमारी इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, और ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। और ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर कि ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन पॉइंट है, जिससे कि हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हो रहा है कि $1 के बदले में कितने रुपए जाएंगे। क्या है ये ओ आर जो हमारा क्या है, एक एक्सचेंज रेट है जो कि डिटरमाइन हो रहा है सप्लाई और डिमांड के क्रॉस करने, ठीक है। जब एल एम कम राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। एल एम कर्व जो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया तो मतलब कि जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की वो कम हो गई, ये S1 में पहुंच गई। क्यों कम होगी? क्योंकि लोग अपने पैसे निकाल के भाग जाएंगे, कहेंगे भैया यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो हम यहाँ पे पैसे क्यों लगाएं, हम किसी और देश में लगाएंगे, यहाँ पे क्यों लगाएंगे। तो उसकी वजह से ये हमारी जो है एक्सचेंज रेट हमारा डेप्रिशिएट कर जाएगा, और अब जो है कम डॉलर के बदले में ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी वजह से ये हमारा कैपिटल आउटफ्लो हो गया, एल एम की वजह से हमारा कैपिटल आउटफ्लो होना शुरू हो गया, और आउटफ्लो होने की वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज में हमारा डेप्रिसिएशन होना शुरू हो गया, ठीक है। अब बैंक को वापस इसमें आना पड़ेगा, बैंक को इसमें इंटरवेन करना पड़ेगा, और फिर क्योंकि इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू ये डाउन होती जा रही है और एक्सचेंज रेट हमारा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा रुपये दे रहे हैं, इतने डॉलर के बदले में इतने सारे रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने पीछे यही बात की थी कि कोई भी जो देश है उसका सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चला सकता। अभी आपने देखा, अगर वो अपने हिसाब से मॉनेटरी एक्सपेंशनरी प्लान करता है तो देखता है कि भाई एक्सचेंज रेट गिर जाता है और हमारी जो करेंसी है, हमारे रुपीज़ है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होना शुरू कर देती है। अब ये चीज़ बैंक को वापस फोर्स करेगी और वापस उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना पड़ेगा, उसी मनी सप्लाई पे जाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग वापस अपने पुराने रेट ऑफ एक्सचेंज में पहुँच जाएँ, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा चुका है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शन की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्शन की कोशिश करेगा तो भी यही होगा, ठीक है। होगा क्या, हमारा जो एल एम कर्व वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। चलो बनाते हैं इसको भी। चलो, तो ये हमारा फिगर है, ये हमारा एल एम कर्व था, ये हमारा आई एस कर्व था, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है। अब बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, यानी मनी सप्लाई घटा दी, ठीक है। और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने से क्या होगा कि बाहर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, लोग भाग के आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। ये सिचुएशन सबको अच्छी लगती है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में रहे, लेकिन ये इस वजह से बेकार है क्योंकि नेशनल इनकम हमारी पहले से कम हो गई है। ये सिचुएशन भी हमारी बेकार है क्योंकि हमारी नेशनल इनकम पहले से कम हो गई है, नेशनल इनकम पे एडवर्स इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। अब हमें वापस अपने इस नेशनल इनकम पे पहुंचना है, जो हमें नेशनल इनकम है, जीडीपी है, इसमें हमें वापस पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जो है इस पर जो है वापस जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा उस पॉइंट तक, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं पहुँचते, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचने के बाद फिर हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉरेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन की हो
चाहे वो एक्सपेंशन की हो। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन जो है वो फ्रूटफुल नहीं है और जो है देश को नुकसान ही होता है इन दोनों सिचुएशन से। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है मुंडर फ्लेमिंग मॉडल के हिसाब से, जहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो है कैपिटल परफेक्ट मोबिलिटी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया, बाकी जितना बचा है वो हम लोग सेकंड क्लास में करेंगे।